तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो एरिया वेक्टर होता है मतलब कि क्षेत्रफल सदिश, और उसके बाद हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल यानी कि घनकोण पढ़ा था, उसे हमने विधिवत ढंग से समझा था। अब हम चलते हैं कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो कौन सी चीज होती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, तो आज की टॉपिक होगी वैद्युत फ्लक्स। आइए, वैद्युत फ्लक्स थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिखें भाई, वैद्युत फ्लक्स। तो इसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कोई ज्यादा चेंजिंग है नहीं, तो आपको ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं। ओके, ये फ्लक्स कौन सी चीज है। तो फ्लक्स को थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, तो वो फ्लक्स आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। जैसे आपको मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं यहाँ पर, और ये वैद्युत फ्लक्स को थोड़ा मोड़ा आपको कुछ न कुछ बताएंगे। जैसे यह एक एरिया है, राइट। यहां पर बहुत सारे इस तरह ये वैद्युत बल रेखाएं जो है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कह लीजिए, चाहे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ये जो क्रॉस कर रही हैं इनसे, इन्हीं को हम काउंट करेंगे, इन्हीं को हम गिनेंगे। तो 1 2 3, इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 3 है। इसी तरह अगर हम लोग इस तरह कह दिए भाई कि ये बहुत सारे वैद्युत बल रेखाएं से क्रॉस करें, जैसे इसमें बहुत सारे ज्यादा लोग हो जाएं तो इस तरह के, तो इसमें जितने वैद्युत बल रेखाओं से गुजर रही हैं वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन एक चीज कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं इनसे निकल रही हैं, वह वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं। वैद्युत बल रेखाएं इनके ठीक लंबवत गुजर रही हैं, इनको लिंक कर रही हैं, इनको टच करते हुए इस पार से उस पार चली जा रही है। जैसे आप सोचो, कोई एक प्लेन है और तल है, उस पे वैद्युत बल रेखाएं आए और उस पार निकल जाए। थोड़ा ऐसे सोचा करो, इमेजिनेशन करो, तो आपको ये फिजिक्स बेहतर ढंग की समझ में आती है। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन को उठाते हैं कि ये कोई एरिया है, एक तल है, उससे अब लंबवत जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, उस वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ आपको डिफाइन कर लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता भाई, क्या है वैद्युत फ्लक्स। ठीक, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या सभी पृष्ठ के लिए रहेगा। जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो वैद्युत फ्लक्स है। पृष्ठ बदल गया तो वैद्युत फ्लक्स दूसरा हो जाएगा। अब बात ये है कि ये वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको ये वैद्युत फ्लक्स समझ में आया, किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, राइट। उसमें फील करिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, उसके लंबवत ऐसे गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं गुजर रहे कि आप इसको इधर कर दें तो इसके प्लेन से इस तरह गुजर गए। तो यहां पर जो गुजर रही है तो इसके तल को तो पार नहीं ना की, जब ये पार करेगी तभी वैद्युत फ्लक्स बनता है। अच्छा, अब हम वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां देखिए कि हमारे पास एक सरफेस है,
किसी तरह का भी आप बना सकते हो। मैं इस तरह का बना देता हूं, ऐसा कुछ, ऐसा। ओके, एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का सरफेस है कि हाँ हम बनाते हैं, मतलब तल एक और तल बना देते हैं। ऐसा हमने तल बना दिया, ये देखिए ऐसा तल बना दिया। हम पीछे आपको बताए हैं वैद्युत क्षेत्र में कि जहां पर जैसे ये बहुत सारी ये वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास है इस तरह, तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल। और अगर ये बहुत दूर दूर होंगी, जैसे ऐसे होगी, ऐसे दूर दूर, तो ये जो क्षेत्र है वो कैसा होगा, वो कमजोर होगा। ऐसे अनुमान लगा लो यार, बहुत सारी तीरें यहां जाए लग जाए, बहुत सारी तीरें आ रही, तो बहुत ज्यादा उसकी ताकत है, कम है तो थोड़ा कम ही लगेगा, है नहीं कि नहीं, ऐसा सोच लो। अच्छा जी, एक चीज और समझिए, अब यहां हम समझते हैं, इससे बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, एरिया दोनों का सेम है, ए मतलब इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। आइए, इनसे वैद्युत बल रेखाएं कुछ निकल रही हैं, इनसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे, राइट। इससे भी गुजर रही हैं कुछ, ओके, इससे भी गुजर रही हैं, अच्छा, इससे भी गुजर रही है, ओ सचमुच गुजर रही हैं, हाँ जी गुजर रही हैं, ऐसा ना। एरिया देखे दोनों एक जैसा है, एरिया दोनों एक ही है, लेकिन यहां पर ये फील्ड अलग अलग है, ये बहुत करीब करीब है, तो इसलिए इससे लिंक मतलब कि इस पृष्ठ से बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं इससे क्रॉस की, इससे कम की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्र ज्यादा रहेगा, एरिया भी बराबर है, क्षेत्र ज्यादा रहा तो भाई इसका जो फ्लक्स होगा ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी। वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी, इट मीन्स कि जिसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा उसके लिए फ्लक्स ज्यादा। इनमें से आप देखकर बताइए किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, तो इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ एरिया सेम है। अब इसी बात को हम एक दूसरे ढंग से समझते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। हम सेम फील्ड लेते हैं, मतलब कि सेम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये सेम वैद्युत क्षेत्र है, तो आप इनके बीच की जो रेखाओं के बीच की दूरी है वो हम बराबर ले लेते हैं, और सबकी दिशा एक है, एक तरफ है। तो यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया जाए, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक आपने बड़ा सा पृष्ठ लिया है, राइट, ये भी दिख रहा होगा, नहीं दिखा था, ये भी दिख रहा है, अच्छा जी दिख रहा है, थोड़ा ऐसे कर दिए, ऐसे। इसमें जो एरिया है, इसका A1 एरिया, इसका A2 एरिया, तो अब एरिया A2 A1 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है ना। इनमें सोचिए कि अगर ये एरिया ज्यादा है, फील्ड अभी नहीं बदली, फील्ड सेम है, तो इसका एरिया ज्यादा है ना, तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, और इसका एरिया छोटा है तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम है। मतलब कि फ्लक्स जो है वो उसके एरिया पर भी निर्भर करता है, जिसके वो लंबवत क्या करेंगी, गुजरती है। मतलब कि यह कुछ इस ढंग का एरिया पे निर्भर कर गया। अब एक चीज और होती कि फ्लक्स इस पे निर्भर करता है, यहां तक तो बात समझ में आई कि आपको इस पे निर्भर करता है। एक चीज और समझते हैं, देखिए इसमें एक चीज तो हम एंगल से उठा सकते थे, लेकिन हम अलग से बना देते हैं, अलग सा छोटा सा फिगर बनाइए भैया, ओके बनाते हैं। ये एक इस तरह का ऐसे चित्र,
इसमें अगर सोचो तो इसका क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस दिशा में, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश, वो इस पे खींचा गया अवलंब की दिशा में होगा। यहां पर दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, दोनों एक ही दिशा में है तो कोण 0 है। ओके, अब यहां देखिएगा, इसी पृष्ठ को इसी तरह के वैद्युत क्षेत्र में हमने रखा है और ये वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसे एक तल के पर रख, मतलब उसमें ऐसे रख दिए, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इस पर खींचे गए अवलंब की तरफ होती है, तो ये इसका अवलंब इधर हो गया, वैद्युत क्षेत्र इधर है। ओके, इनके बीच कितने का कोण है, तो थीटा बराबर यहां 90 है। यहां थोड़ी बात समझने की ये है कि इससे वैद्युत बल रेखाएं लिंक कर रही हैं इस पृष्ठ से, और इस पृष्ठ से नहीं कर रही हैं, इस पृष्ठ के ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करके निकल जा रही है, ऐसे करके निकल जा रही है। यहां पर इस तरह करके निकल जा रहे हैं, इसका मतलब कि इससे तो लिंक नहीं हो रही। ऐसे सोचो, कब यार फ्लक्स होगा, फ्लक्स तब होगा जब इसको बिल्कुल उसको लिंक करके उस पार निकले, फ्लक्स तभी होगा। और फ्लक्स तब नहीं होगा जब उसको ऊपर से ऐसे टच करती हुई जाए, नीचे से टच करती हुई जाए, तो इसके लिए फ्लक्स नहीं होगा, इसके लिए फ्लक्स होगा। तो भाई दोनों एक जैसा था, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन है कि इसके लिए फ्लक्स है, इसके लिए नहीं। तो यहां पर एंगल इसका डिपेंड कर रहा है कि यहां पर एरिया और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में यहां 90 एंगल हो रहा है, तो कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। एंगल यहां 0 है तो फ्लक्स ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है। तो इस बात से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दो फैक्टर के अलावा एक और कोई चीज है जिस पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, तो वो है ये तीसरा है कॉस थीटा। अब बात ये है क्यों हम कॉस थीटा ही ले लिए, तो कॉस थीटा हमने इसलिए ले लिया भाई कि कॉस थीटा अगर भाई साइन लेते तो यहां पर साइन 90 का मान कितना मैक्सिमम होता है यार, तो साइन 90 का मान यहां अगर मैक्सिमम होता, आप अंदाजा लगाओ, तो इसके लिए फ्लक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन यहां तो फ्लक्स नहीं हो रहा है, इसके लिए फ्लक्स नहीं होना चाहिए और फ्लक्स हो रहा है। अगर साइन लेते तो टैन यार उसी तरह का होता, तो कॉस के लिए ये सटीक फार्मूला बैठता है, तो कॉस में रिलेट कर दिया जाता है, राइट। इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसे इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से बोलो भाई सबको मिला दियो, cos फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, और यहां से फाई ई इज इक्वल टू के ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला बना। लेकिन हम जब इसे देखते हैं तो k की वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं। कैसे k की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 ली जाएगी, इसकी वैल्यू 1, कॉस 0 ले लीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर फाई ई हो जाएगा, की वैल्यू 1 तो k की वैल्यू 1 नहीं आनी, k की वैल्यू क्या आनी है 1 आनी है। तो हम इसको इधर का मिटाते हैं भाई, पोर्शन अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। उफ, सब मिटा देते हैं भाई। देखिए अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बना भाई, फाई ई इज इक्वल टू कितना, ई ए कॉस थीटा। ओके, अब यहां थोड़ा सा और भी समझने की बारी है। कहीं पर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी कास वाले में हम कौन सा लेते हैं भाई, हम कास वाले में डॉट लेते हैं, यानी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर फॉर्म में डॉट ए, ये आपका ऐसा हो गया। तो हमने एक चीज और भी सीखा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट आता है दो सदिशों का, तो ये जो दूसरी क्वांटिटी हमको मिलती है वो कैसी होती है, वो अदिश होती है ना, ऐसा हमने सीखा है। तो इसको अदिश को समझने के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, यहां पर मैं समझा देता हूं।
तो इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सारी जल धाराएं आ रही हैं और यहां पर हमने एक बहुत यहां पर छोटा सा एक क्षेत्रफल लगा दिया इस तरह का। ओके, इस तरह का, ऐसे। इसके साथ एक बर्तन लगा दिया, हाँ जी, ऐसा बर्तन लगा दिया। तो यहां देखिएगा, जो जल आ रहा है तो जल धारा है, उसके पास क्या होगा, उसके पास वेग है, उसके पास दिशा है, तो है ना भाई, उसके पास एनर्जी है। तो ये इसमें ऐसे लिंक करता है, इस वाले ऐसे एरिया बना है उसमें ऐसे वाटर लिंक करता है, मतलब अंदर एंट्री करता है। ये क्षेत्रफल ए है, इसे माना, और जब इसमें लिंक करेगा तो बताओ वाटर इसमें जमा होने लगेगा। लेकिन जो इसमें जमा वाली चीज है वो क्या है, वो तो अस्थाई है, उसमें तो वेग वेलोसिटी नहीं ना है। तो इसे अगर हम कह दें कि ये इस तरह का जो आ रही है उधर से चलती हुई, वो कौन सी चीज है, वो वैद्युत क्षेत्र है। और फिर जब यहां पर इससे टच करती है, इसको लिंक करती है, तो यहां पर इससे एंट्री कर जाती है अंदर, और ये इसका एरिया है। एरिया बढ़ाने घटाने पे इसमें वाटर बढ़ेगा घटेगा, है ना। अगर हम इसकी दिशा, जैसे इधर से वाटर आ रहा और इसकी दिशा ऐसे कर दें, तो कोई भी वाटर इसमें नहीं जाएगा, इस वाले जो बना हुआ होल है इसमें नहीं जाएगा, बल्कि इस पार निकल जाएगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज यहाँ आई, अगर हम इसको फ्लक्स से तुलना करें, तो आप बताओ कि जो चीज हमें कलेक्ट करके मिली है एक जगह, वो क्या है, वो उससे दिशा उषा से नहीं मतलब है, बस उसकी क्वांटिटी से मतलब है। तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है। ओके, तो एक चीज ऐसा हो गया अदिश राशि में। और यहां पर एक चीज समझिएगा कि हम लोग यहाँ एक इस तरह का अगर एक एरिया लेते हैं, और सपोज दैट इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस ढंग का काम कर रहा है, ऐसे आ रहा था, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पे खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि लंब होता है, उसी दिशा में इसका सदिश होता है। ये वैद्युत क्षेत्र है E। ओके, तो यार अगर इस तरह से E cos थीटा लिखा गया है, तो इसका मतलब कि इस वैद्युत क्षेत्र E का कोई एक घटक जरूर होगा जो इसकी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मतलब हमको ये देखना हमेशा है कि वैद्युत क्षेत्र का, देखना भाई, ये वैद्युत क्षेत्र का एक घटक जो इस क्षेत्रफल सदिश की तरफ काम करे, वही हमें ले लेना है। तो आओ, इसका हम लोग घटक करना बड़े पुराने जमाने से जानत है। तो ये होता है कॉस थीटा से लगा हुआ तो कॉस थीटा, एक हो जाएगा इससे ई साइन थीटा। अब आप सोच के देखो, इस वाले घटक को उससे मतलब नहीं, ये तो घटक इस तल के समांतर है। तो हम जब भी लेंगे तो इस ई का कौन सा घटक लिया जाएगा, कास वाला। अब यहां से फ्लक्स कैसा बन सकता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ऐसा फ्लक्स बन जाएगा। ओके, इसकी एस आई यूनिट, एस आई यूनिट बोलिए कितना होगी, यहां से ये क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर गुलाम होता है एक्चुअल, तो हमने इसको सबके पे गुलाम कर दिया, राइट। और ये आप सब जान गए, ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ओके, एक चीज और भी आप इसमें, इसका बीमीय सूत्र जरूर आप निकाला करिए, याद रहे आपको। तो आइए इसका बीमीय सूत्र निकाल दिया जाए। इस न्यूटन का क्या भाई, यम एल टी पावर -2, और इसकी L2 यहां पर AT। ओके, इसे आप यम कर लीजिए, यहां से L3 T पावर -3 A पावर -1। ओके, जैसे आपको लगे कि हम लोगों को सारी बातें पता है, तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जा सकते हैं, और आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, राइट। ओके, कुछ चीजें और भी इससे रिलेट है, मैं एक बार बताते हुए चलता हूं। जैसे कि बात यह है, केस 1,
यदि ई तल के लंबवत हो, तो आप फटाक से ना कहोगे अगर ये लंबवत है तो इसका मतलब है कि इसका कोण कितना होगा 90 अंश। तो भाई साहब नहीं होगा 90 अंश ना, ये 90 अंश नहीं होगा। देखो कैसे, इसको मिटा देते हैं। कैसे नहीं 90 अंश होगा, देखो ना 90 अंश इसलिए नहीं होगा कि अगर है ये तल है, बार बार एक ही जैसा तल बनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनाइए भैया, ऐसे ऐसे तल है ना, ये ऐसा तल है। ऐसा, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ये है। और तल की बात किसने कौन सी की जा रही है, जो इस तरह का है वो तल की है। तो ये तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। लेकिन भाई जो यहां पर ये कोण है वो किसके किसके बीच का है, ई तथा ए के बीच का कोण है, बीच का कोण है, राइट। तो हमें किसको देखना है, इस तल के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, उस पर खींचे गए अवलंब, तो जाहिर सी बात है इसका अवलंब इधर खींचा जाएगा और इसका वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा। कहने का मतलब इस समय कोण कितना लिया जाएगा, 0। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक तरफ है। तो आप उस तल के बारे में समझिएगा कि वो तल कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश कह रहा है या क्षेत्रफल कह रहा है। ओके, दूसरे नंबर पे, यदि ई तल के कैसा हो भाई, समांतर हो। बोलो, अगर जो ई है वो तल के समांतर हो तब कौन सी कंडीशन होगी, तब आप कहोगे कि 180 अंश रख देना है। तो ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये आपको हम बता रहे हैं। यहां पर हो गया भाई ई, तो ई की दिशा तो इधर है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, उस पर खींचा गया विलंब की तरफ होता है। तो ये रहा आपका विलंब, यानी कि यह ए, इसके बीच का एंगल कितना 90। तो यहां पर एंगल कितना लिया जाएगा 90। तो ये बात आपको थोड़ा मोड़ा समझ आ रही है। ओके, एक चीज आप याद रखिएगा, यदि कहीं पर तल ऐसा हो, बंद पृष्ठ, यदि पृष्ठ बंद पृष्ठ, जिस पृष्ठ को हम लोग लिए हैं और वो पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल बंद है। तो यार अगर बंद है ना तो क्या करना है, फ्लक्स वही करना है, बस थोड़ा सा काम आपको इंटीग्रेशन के लिए बदलना है और कुछ भी नहीं। जैसा काम आप पुराने जमाने से करते आ रहे हो वैसा करोगे। अब बंद पृष्ठ क्या हो सकता है, तो वाय से भरा गुब्बारा बंद पृष्ठ है, वाय से भरा गुब्बारा कैसा है, बंद पृष्ठ। इसी तरह एक चीज और कि अगर पृष्ठ समतल है तब यदि पृष्ठ कैसा भाई, समतल है, तो अगर ये समतल होगा तब कुछ नहीं, कुछ ना सोचना है। क्लोज इंटीग्रल की जगह यहां आप बस सरफेस इंटीग्रल करोगे, कोई चीज नहीं, जैसा इंटीग्रेशन करते हो वैसा ही करोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आपको आया समझ में। अब हम चलते हैं कुछ इससे रिलेट न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखें कि वो न्यूमेरिकल किस तरह का है, कैसे लगाया जाएगा, ये सारी बातें आप थोड़ा मोड़ा सीखते हैं। तो देखिए आप, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आइए इसको मिटा दिया जाए।
तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वृत्तीय सतह है और उसे हम एक्स वाई प्लेन में रख लेते हैं और तब वहां से वैद्युत क्षेत्र इतना गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए हम इसमें फ्लक्स में ऐसा बनाते हैं भाई, इस तरह की चीजें ना, और ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ओके, वो कह रहा है एक्स वाई तल में क्या है स्थित है। एक काम करो, इसको वाई ले लो, इसको आप जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वो वृत्त स्थित है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। हालांकि त्रिज्या से लेना देना नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही उसने दे दिया। तो आप ये बताइए इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तो यहां पर इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? ये भाई अगर एक्स वाई है तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है और यहाँ वाई की नहीं एक्स की दिशा में आई कैप और वाई की दिशा में जे कैप और इसकी दिशा में के कैप, राइट। तो यहाँ पर जो हम बैक सदिश लेंगे उस किस दिशा में है? के कैप में। तो जो क्षेत्रफल है तो पहले उस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? बदलेंगे किसमें? मीटर में। तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर का गुणा कर देंगे यानी 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट इसका अगर हम सदिश फॉर्म में लिखें हम कैसे लिखते हैं? a इंटू एन कैप लिखते हैं। एन कैप उस सदिश की दिशा को बताने वाला होता है। तो यहां बताइए a का मान 10 के पावर -3 होगा ना भाई, और यहां पर बताइए इसके साथ कौन सा कैप होगा? किस दिशा में है भाई? के की दिशा में है तो के कैप हो जाएगा। ओके, अब आइए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं और ई की वैल्यू हमारे पास है कितनी? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और इसके साथ 10⁶ न्यूटन पर कूलम। हम फ्लक्स जानते हैं फाई लगाओ यार, क्या सोचना समझना। ई वेक्टर में एंड ए वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद ई रहने दीजिए, क्या हुआ ई की वैल्यू? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और इसके साथ 10⁶ है ना। एक काम करिए 10⁶ को एकदम हम लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ 10⁻³ और इसके साथ के कैप और लास्ट में मैंने कहा था इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कोई सोचना समझना नहीं है, बस कैसे कर लेते हैं? के वाले का के में, क्योंकि इसका जो अलग अलग करते हैं डॉट प्रोडक्ट वो वैल्यू 0 होती है, तो केवल के का के में करेंगे बस इसका। तो के का के में करेंगे तो यहाँ पर के का के डॉट 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा। इसका 10 पावर कितना? -3 और वहां पर 10⁻6, टोटल कितना चला? 10, यहाँ 3 इंटू 10⁻3। ओके, और ये फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, बहुत अच्छा था क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, तो आप आराम से इसे नोट कर लें। ओके, चला जा आगे। ऑफ कोर्स तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन हम लोग ये आपने नोट कर लिया। चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन और इससे रिलेट बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। आपको एकदम फ्लक्स निकालने से अब डरना नहीं है यार। क्यों डरोगे? फ्लक्स से आपको डर सी लग रही है, डरना ही नहीं है फ्लक्स से। कौन सा डर है बताओ मुझको, वो मैं आपको आराम से बता दूंगा। हाँ, इसी तरह का है, वो आपको डायरेक्शन लेने आनी चाहिए कि किधर होगा, किधर होगा, उधर नीचे, है ना। उसके हमेशा तल के परपेंडिकुलर लेना है, तो उस दिशा में देखना कि कौन सा सदिश है उस दिशा में काम करता है। तो आइए एक हम लोग एक यहाँ पर बेलन है और एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, उसका हमें फ्लक्स निकालना है। आइए देखिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह का है, ऐसा ये है, ये मूल बिंदु O है, ये X है, ये Y है और ये Z है। यहां पर एक बेलन ऐसे रखा गया है,
इस तरह का बेलन है और इस बेलन से गुजरने वाला हमको कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह x की धनात्मक दिशा में, तो क्या निकालना है, बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना भाई, क्या करना है, फाई ई बराबर ज्ञात करना है। यही हमें करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आइए इसमें समझते हैं। इसकी नंबरिंग कर लो भाई। चलो इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 तल है, एक हमारे जो बेलन है, बेलन का इमेजिनेशन किया करो ना यार। बेलन इस तरह का है ना, तो इधर का तल समतल, इस वाला तल भी समतल होगा। तो ये 2 समतल, एक और 2 तल हो गए। फिर अभी भी पूरी बात क्लियर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, अब सोचो कि जो एक तल इस तरह का होगा, ऊपर कर वाला नहीं, देखे यार बेलन वो ऊपर वाला तल एकदम ऐसा होगा ना, तो इसे आप हम लोग इसका फ्लक्स निकालते हैं। चलिए देखते हैं। पहले इसके लिए एरिया की डायरेक्शन उस पे खींचे गए परपेंडिकुलर की तरफ, यानी कि एरिया तो इधर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र उधर ही काम कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर दिखा दो। ओके, नहीं होगा, इधर आइए। वैद्युत क्षेत्र जनाब किधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। इसका क्षेत्रफल किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसके कर्व वाले एरिया पे सोचो यार, कहीं पर भी हम अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, मतलब क्षेत्रफल लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जाए, तो उस पर क्षेत्रफल जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो हमने बताया कि अगर वो कोई त्रिविमीय है तो उसका हमेशा किधर लिया जाता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई, ये हो गया आपका ए, और वैद्युत क्षेत्र तो आप समझ ही रहे हो इधर है, तो उनके बीच का एंगल कितना, 90। मतलब जिसके लिए 90 हो गया उसका फ्लक्स तो 0 हुआ ना। तो जो सब आर्क वाले होंगे, आर्क वाले, उनके लिए तो 0 हो जाएगा। बाकी बचा इनके लिए देखा जाए। हाँ, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स बताइएगा। फाई ई बराबर, अलग अलग वैद्युत फ्लक्स होंगे। ये एक बार हम इस वाले के लिए, चलो थर्ड मान लेना, इस वाले पृष्ठ के लिए 1, तो इसके लिए प्लस, किसके लिए 2, फिर बोलिएगा किसके लिए, इसका एरिया का नाम रखो यार ना थोड़ा, S1, इस वाले के लिए S2, इस वाले के लिए S3, ऐसा। फिर फ्लक्स के लिए हम तो जानते हैं कि क्या होता है, वेक्टर ई वाला वेक्टर नहीं लगाते हैं, चलो हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, ई ए कॉस थीटा। तो S1 वाला कौन है, ये देखो, S1 वाला ये है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर रही और एरिया वेक्टर की दिशा इधर रही, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहे। यानी इस तरफ तो भाई ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो इनके बीच का कोण कितना, इनके बीच का कोण 180 अंश भाई। तो यहां पर आप 180 अंश रख देंगे। चलिए दूसरे वाले को देख लें, ये दोनों एक ही दिशा में, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना, 0 cos 0 अंश। और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच बनने वाला E इंटू ए, चाहे यहां पर देखिए छोटा सा आप एरिया ले सकते हो, डी ए भी कर सकते हो, मैंने डी लिख दिया, cos 90। तो जनाब cos 90 की वैल्यू तो 0, उसका काम खत्म हो गया। बचा यहां पर cos 180 मतलब 180 अंश का मान -1 होता है, तो माइनस को हम पहले लिख देते हैं, प्लस यहां cos 0 का मान 1, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर वो तो 0 हो ही गया यार, तो ये पूरा कटकर 0, तो इसके लिए नेट वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, 0। तो इस पृष्ठ के लिए नेट वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0। क्वेश्चन समझ आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। ओके राइट भाई, चलिए तो इसे मिटा देते हैं। अब इसी तरह का और भी किया जाए कुछ,
क्वेश्चन, यहां देखिए, एक आप ऐसा निकालिए कि एक सपोज दैट आपके पास एक घन है, राइट, इस तरह का। तो हम इसके लिए सबके लिए अलग अलग कर लेंगे, बस आपको ऐड करके बताना है कि वैल्यू इसके लिए टोटल कितना होगा, बस आप सब बताइएगा समझने के लिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके समझ में आने चाहिए थे। तो उसका ये कहीं पर रखा गया है इस तरह से, है ना। चलो, और ये x, y और z। तो हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इस x की दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और ये इसका जो एरिया है वो, मतलब इसका जो साइड है वो a है, सबकी साइड a है। तो हम लोग एरिया आराम से निकालेंगे, फाइंड कर लेंगे। इनसे निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स चाहिए भाई। हाँ, अजीब एक लीला है, टोटल चाहिए। तो टोटल कैसे निकालोगे आप, इसमें कितने फलक होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। तो भाई साहब, एक देखिए इस तरफ का एक सामने का 2, एक इधर का 3, एक ऊपर का 4, एक नीचे का 5, एक इस बोर्ड की तरफ का 6। तो इसमें कितने फलक हुए? 6। इसका मतलब इसका फ्लक्स भी कितना होगा? 6 होगा। और वो 6 फ्लक्स को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वही नेट इसका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो आइए देखा जाए, इसका एरिया अगर हम बात करते हैं इस वाले के एरिया की, जो आपको सामने दिख रहा है, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? उसके परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, यानी कि बाहर हो जाएगा ये। वैद्युत क्षेत्र भी किधर काम कर रहा है? बाहर की तरफ। तो इनमें तो दोनों एक तरफ हो गए। इसके बैक पोजीशन वाला, इसको एरिया नंबर हम कर दें 1। इसके बाद ये जो यहां का एक है, ये वाला, इसको चलो हम कह देते हैं 2। इसकी डायरेक्शन किधर? एरिया की इधर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की इधर है। तो यहां पर एंगल जो बनेगा वह कितना? 180। अब मत पूछना क्यों 180 होता है। और यहां पर कितना भाई? 0 अंश। और बाकी जितने बच रहे हैं ना, आंख बंद करो और उसके बारे में सोचो, सब 0 होंगे अपने आप। जैसे सोचो, आप इस ऊपर वाले सरफेस की बात करते हो, ऊपर वाले की, जो इधर ऊपर का है, वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है? ऐसे इधर जा रहा है। इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर है? ऐसे। तो 90 नहीं हुआ, तो इसका तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, उस तरह नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे सोच लो, जब वैद्युत फ्लक्स कब नहीं होता है? जब वैद्युत बल रेखाएं उसको ऐसे छूती हुई चली जाए और उसको लिंक करती हैं, तब वैद्युत फ्लक्स होता है। तो यहां पर इसके लिए नहीं होगा। ये वाला तल, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर और वैद्युत वेक्टर की दिशा इधर, तो ये भी 90 अंश। मतलब इन दोनों को छोड़ के जितने भी तल बच रहे हैं उन सभी के लिए कितना कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो सब फ्लक्स इनके लिए, सबके लिए क्या हो जाएंगे? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी जो 2 फलक बचे हुए हैं उनके लिए हम नेट वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो एक हमने φS1 पहले वाले के लिए, एक φS2 दूसरे वाले के लिए। आइए निकाला जाए। इस वाले के लिए सब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, तो EA बोलिएगा cos कितना? 0। और इस वाले के लिए बोलो EA cos 180। तो मुझे नहीं बताना है कि आपको ये क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो 1 हो जाएगा। और ये -1, तो ये फिर से कट कर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इससे भी वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा? नेट वैद्युत फ्लक्स 0 आएगा। ओके, नेट वैद्युत फ्लक्स इसके लिए 0 है। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। ये एक अर्ध है, इस तरह का, इस तरह का, ऐसा ऐसा, ये वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पर एक इस तरह का सरफेस इसमें पड़ा हुआ बॉल की तरह। बॉल मीन्स कटोरा, ऐसा ऐसे करते हैं,
है ना भाई, ऐसा है। तो ये जो इसका सरफेस है, चलो इस वाले को हम कह देते हैं कि ये बेचारा S1 है, इस वाले के लिए S2 है जी। आपसे पूछ रहा है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन कुल वैद्युत फ्लक्स नहीं पूछ रहा है। यहां पर कह रहा है कि जो यह अर्धगोली भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है इसने, एक दिया है 0 होना चाहिए, दूसरा इसने दे दिया कि भाई इसमें 2e पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, और तीसरा इसने दे दिया कि e इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये इसमें चौथा ऑप्शन दे दिया इसने कि कुछ नहीं भाई, कौन नहीं होना चाहिए ना, कोई नहीं होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन पहले। इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले से, ये वाला कैसा तल है भाई, ये एक वृत्त है, वृत्तीय। अरे यार उधर का इस तरह का बनेगा ना, तो इधर एकदम वृत्त बन जाएगा, सोच नहीं पा रहे, ऐसा बनेगा ना, हाँ बनेगा ये। तो ये वृत्तीय पृष्ठ बन रहा है, एकदम वृत्तीय पृष्ठ बना है। इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात नहीं करना है, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो बात यह है कि जितना वैद्युत बल रेखाएं इससे आई हैं, उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं इसके पार चली गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वैद्युत फ्लक्स 0 होना चाहिए। जितनी आई वैद्युत बल रेखाएं उतनी निकल गई, तो हमेशा टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है 0। तो यहां मैं लिखूं कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, फाई बराबर 0। इस कुल में कौन कौन है, इस कुल में एक ये वाला है वृत्तीय पृष्ठ है, और एक अर्धगोली भाग है। तो इनके लिए ये हो जाएंगे S1 और ये हो जाएंगे S2 बराबर 0। हाँ जी, इसकी बात हम करते हैं। ये कौन सा पृष्ठ है, ये वृत्तीय वाला पृष्ठ। इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, अरे उस पर खींचे गए अविलंब, तो ये वृत्त है, इस पर अविलंब बाहर की तरफ खींचा गया है, तो ये अविलंब की दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र किधर बन रहा है, इधर जा रहा है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र इधर है और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में है। तो कितने का कोण बन रहा है भाई, 180 अंश का बन रहा है। तो 180 अंश का हम कर लेंगे, और यहां पर आप ये रखते हैं, तो ये बोलिएगा कितना, E इंटू ए कॉस 180 प्लस फाई S2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए बोलो E, और ये है A जो है, इसका एरिया कितना होता है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ओके, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -1, और ये प्लस फाई S2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहां कर लो, इधर भेज लो यार, यहां पर कुछ आएगा ना, ये आएगा यस फाई S2 इज इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा होगा। ओके, उसमें आप करेक्ट ढूंढ लो यार, तो मुझे लगा ये वाला करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है भाई, ऐसा है क्वेश्चन, राइट। तो एक इसे आप अच्छे से नोट कर लें। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे यहाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन, ये है एक क्वेश्चन की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृत्तीय सतह एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4×10⁶ न्यूटन प्रति कूलम में रखी है, जो तल से 30 अंश के कोण पर है, सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। ये कौन सा सवाल सर जी, बोल दिए, तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये आसान इसलिए नहीं है
यहाँ पर बच्चे एंगल में गलती करेंगे, इसीलिए मैं सवाल को आपको समझा दूं। तो एंगल इस तरह का नहीं होगा कैसे जैसा आप सोच रहे हैं। तो आइए हम लोग इसमें समझते हैं। ये कितनी वैल्यू दे दिया है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास ई कितना है, 4 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। थीटा की वैल्यू आप समझिएगा, वो थीटा क्या है और किस ढंग से वो थीटा रहेगा, ये बात आपको थोड़ा सा समझने योग्य है, राइट। ये देखिए, राइट, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र जो है ना, हाँ चलिए वैद्युत क्षेत्र सही है, ये वैद्युत क्षेत्र, राइट। अब यहां पर वो कह रहा है कि जो तल है ये वाला, ये इससे 30 अंश के कोण पर है। यही देखिए आप हंसते, हमें कोण किसके किसके बीच का पता है, ई और ए के बीच में ना पता है। तो यहां देखिएगा, आप इस पर एक अभिलंब खींचेंगे ऐसे करके, ये रहा आपका ए, ये 30 अंश का, तो ये 60 अंश का कोण होगा। अब 60 अंश रखना है, यही आपका, जैसे देखिए एक बार फिर से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस वैद्युत क्षेत्र से इसका जो तल है वो 30 अंश पे है यहां पर, तो इस पे आप अभिलंब खींचोगे इधर ऐसे, तो ये बताएगा वैद्युत, ये क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। तो यहां पर आपका फ्लक्स जो आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना, ई ए कॉस 60 अंश होगा। ई की वैल्यू 4 गुणे 10 के पावर 6, 10 के पावर माइनस 3, और इसका वैल्यू 1/2 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 और 3 पावर निकल जाएगी, तो 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसे आप एक बार बढ़िया से देख लें और इसे नोट कर लें, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आइए कर लिए भाई, कर लेंगे, ऐसा कर लिए, कर लिए ना, कर लिए भाई। तो अब हम लोग चलते हैं एक साधारण सा, एक हम चित्र दिखाते हैं, उसमें हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है टोटल। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिए गए चित्र में नेट वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ओके, चित्र कुछ इस ढंग का है कि एक हमने इस तरह का एक गोली सरफेस लिया है, ये गोली सतह है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। तो आप जाहिर सी बात है कि इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इसी तरह होंगी, ऐसे इसी तरह वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इस तरह निकलेंगी। अगर ये इसकी त्रिज्या, चलो हम आर ले लेते हैं, यहां पर ये ई इस डायरेक्शन में, या ई इस डायरेक्शन में, या ई इस डायरेक्शन में, इधर हो जाएगा, इसके लिए भाई इधर। तो हम एक किसी इसका कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यार कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, और ये चूंकि क्लोज है तो हम एक पृष्ठ को लेते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि यहां से आवेश की दूरी हर जगह के लिए बराबर है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इसके लिए, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इतना वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल, मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा बंद पृष्ठ है तो क्लोज इंटीग्रल लेते हैं, और यहां पर कितना भाई E इंटू क्या dA कर लेते हैं। बोलिएगा इसमें क्लोज इंटीग्रल रहने दीजिए, इसकी वैल्यू कितना भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसके साथ दी, ये वेक्टर फॉर्म हट गया, क्योंकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनकी दोनों सबकी दिशा एक तरफ है,
तो इनके बीच बनने वाला कोण 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ऐसा आ जाएगा। इनको बाहर कर लो, q अपान 4πε0, यहां पर r स्क्वायर, ये क्लोज इंटीग्रल dA के साथ हम लगाते हैं, इसी को सोचना है। ये छोटा एक सरफेस पे छोटा छोटा पार्ट, यहां एक सरफेस हो ऐसे, इसका छोटा छोटा सब जितने भी पार्ट होंगे, ये बताइए इसका पूरा पृष्ठ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वो पूरा पृष्ठ जुड़कर हो जाएगा। तो इसका पूरा पृष्ठ कितना हो जाता है क्षेत्रफल इसका? तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 4πr², ये पूरा कैंसिल आउट होगा, यानी कि φe बराबर q/ε0। तो अगर इस तरह से बंद है, आवेश उसके अंदर है, तो उसका वैद्युत फ्लक्स इतना होता है। और बाद में हम अगले लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि ये जो वैद्युत, इसी को कहते हैं वैद्युत, इसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, किसी आवेश जब अंदर होता है तब। और इसका नाम होता है, ये गास की प्रमेय है या गास का नियम, गास का नियम, ये आपका गास का नियम, राइट, लिख लीजिए।